हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स आरटीपी नवंबर 21 का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये डिस्कशन सर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में हमारा ये डिस्कशन चलेगा। पार्ट 1 आपका आज होगा, पार्ट 2 कल और पार्ट 3 आपका परसों होगा। ठीक। डिस्कशन सर हम डिटेल में करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन से मैं आपको चीजों को समझाता चला जाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्यूशन देखेंगे, कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ठीक। बीच बीच में क्या करेंगे सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक। आपको क्या करना है सर, आपके पास ये नवंबर 21 वाला जो आरटीपी है ये आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्म में मत रखना सब, पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है। प्रिंटेड फॉर्म में रखोगे थोड़ा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक। तो प्रिंट आउट इसका आप निकलवा के रख लेना। ठीक है जी। और एक नोटबुक आप अपने पास रखना, कहीं भाई कुछ मेन पॉइंट अगर हम लिखने पड़े तो हम लिख लेंगे। ठीक। इन वीडियोस के साथ साथ आपका नवंबर 21 का आरटीपी कवर हो जाएगा। आपको अलग से आरटीपी के ऊपर टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इसी वीडियोस के साथ आपका काम हो जाएगा। ठीक। वीडियोस जो है सर ये आपकी डेली 8 बजे प्रीमियर हो जाएंगी, यूट्यूब पे आपकी प्रीमियर हो जाया करेगी। अब ये जो सेशन है ये लाइव नहीं है, ये लाइव नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड है, लेकिन आपका चलने का टाइम फिक्स्ड है। 8 बजे आपका चलेगा वीडियो। ठीक। 8-8-5 तक ये वीडियो आपकी लाइव हो जाया करेगी। इसमें सर मैं आपके साथ चैट पे अवेलेबल हूं, तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हो, चैट पे मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। लेकिन ये 1-on-1 लाइव सेशन नहीं है, प्री रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। चलो, तो हम इसको 3 पार्ट्स में किस तरीके से कवर करके चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो आज वाला पार्ट है, आज हम क्या क्या करेंगे सर, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कवर करेंगे। ठीक। जिसमें आपका ट्रू फॉल्स आ गया, थ्योरी आ गया, जर्नल एंट्रीज आ गया, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, कैश बुक आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आ गया, बीआरएस आ गया, इन्वेंट्रीज आ गया यहाँ, और डेप्रीसिएशन आ गया। डेप्रीसिएशन तक का काम हम आज कवर करके चलेंगे। कल के लिए हमारे पास टास्क रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन एवरेबल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, और उसके बाद हम रखेंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक। छोटे छोटे चैप्टर हमारे कल कवर हो जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, सेल ऑफ गुड्स, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स तक का काम हम कल कवर करके रखेंगे। और परसों हमारे पास रहेगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है, पार्टनरशिप रहेगा, एनपीओ रहेगा, शेयर कैपिटल डिवेंचर्स रहेगा। ठीक। तो ये वाला काम हम कल के लिए रखेंगे, परसों के लिए सॉरी। ठीक। तो आओ जी, सबसे पहले हम देखते हैं अपने ट्रू फॉल्स को। ठीक। ट्रू फॉल्स को देखते हैं, ट्रू फॉल्स किस तरीके से आपके हैं। आओ। ठीक। हर क्वेश्चन में आपको ये भी बता दूंगा सर कौन सा क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स तक का आ सकता है। हर क्वेश्चन में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ये दे रखा है तो कितने मार्क्स तक का आ सकता है। देखो, अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूं तो सर फिक्स आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स 12 नंबर के आते हैं। 6 ट्रू फॉल्स वो आपसे पूछेगा, हर ट्रू फॉल्स आपका 2 नंबर का होगा। आपको आंसर देना है और रीजन भी बताना है। ट्रू है तब भी रीजन देना है, फॉल्स है तब भी रीजन देना है। 1 नंबर आपका ट्रू एंड फॉल्स का हो गया और 1 नंबर आपका रीजन का हो गया। ठीक। मान लो अगर आपका ट्रू एंड फॉल्स तो ठीक है, लेकिन रीजन आपका ठीक नहीं है, रीजन आपने गलत लिखा है या लिखा ही नहीं है, तो आपको 2 में से एक ही नंबर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। वो कहता है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहली स्टेटमेंट पढ़ो। अ टैलीड ट्रायल बैलेंस मींस दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स have been prepared as per accepted accounting principles। वो कहता है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो हमने अकाउंट्स बना रखे हैं, वो एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बना रखे हैं। क्या सर ट्रू है? नहीं सर। सर ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हो सकता है सर अकाउंटिंग में और भी कुछ गड़बड़ी हो। ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब तो यह है कि सर हमने डेबिट और क्रेडिट के इफेक्ट में कोई गलती नहीं कर रखी है, हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी आ गई अकाउंट्स में, लेकिन इट डजंट मींस कि सही हमारे अकाउंट्स ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे एरर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रायल टैली करता है। जैसे एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेते हो, किसी कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट ले लेते हो, या वाइस वर्सा, तो वहां पर आपका ट्रायल तो टैली करेगा, बट प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो वो ट्रांजेक्शन तो गलत है। या आपने कोई एंट्री को, कोई ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली बुक से रिकॉर्ड रिमूव ही कर दिया, आप रिकॉर्ड ही करना भूल गए, कंप्लीट ओमिशन जिसे कहते हैं, वहां भी ट्रायल टैली करेगा, लेकिन वो अकाउंट्स ठीक थोड़ी ना है। आपने किसी ट्रांजेक्शन को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, 100 रुपए की परचेज करी है, लेकिन आपने उसे 10 रुपए में रिकॉर्ड कर दिया डेबिट और क्रेडिट साइड, तब भी ट्रायल टैली करेगा, लेकिन टेक्निकली वो ठीक नहीं है। तो टैली ट्रायल बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे अकाउंट्स ठीक है। देयर कैन बी सम एरर्स जिसकी वजह से हमारे अकाउंट्स एप्रोप्रिएट नहीं होते, बट ट्रायल टैली करता है, तो इसको मैं फॉल्स दे दूंगा। नेक्स्ट, द रैशनले
बिहाइंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस। रैशनल मतलब ऑब्जेक्टिव, कि सर सस्पेंस अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ट्रायल बैलेंस को टैली कराना। इसको मैं स्टेटमेंट को कंप्लीटली फॉल्स तो नहीं बोलूंगा, कंप्लीटली इसे ट्रू भी नहीं बोलूंगा, ठीक। बट आपके लिए देखो ऑप्शन क्या है, ट्रू और फॉल्स ही है, तो आपको इस स्टेटमेंट को फॉल्स देना पड़ेगा। इसका मैं रीजन बता देता हूं क्या हो सकता है। आपको ये ट्रू भी लग रही हो क्योंकि सर सस्पेंस अकाउंट तो हम ट्रायल को टैली करने के लिए बनाते हैं, आंसर इज नो। इसका अगर आप मुझसे एप्रोप्रिएट रीजन पूछोगे तो सस्पेंस अकाउंट हमेशा किस लिए बनाया जाता है कि सो दैट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो जल्दी तैयार हो जाए। भाई होता है क्या, ईयर एंड में हमारे पास टाइम नहीं है, ईयर एंड हो गया, ट्रायल हमारा टैली नहीं कर रहा, 31 मार्च 2021 आ गई आज, आज हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं लेकिन वो टैली नहीं कर रहा। अब मुझे आज ही अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में सर ट्रायल में जो डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में डालना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर उसे देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर उसे देख लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव सस्पेंस अकाउंट बनाने का ट्रायल टैली कराना नहीं है। ट्रायल अगर आपको टैली कराना है तो आप एरर्स ढूंढ लो, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले भी एरर्स ढूंढ सकते हो, तो आप एरर ढूंढ के सस्पेंस को खत्म कर सकते हो। सस्पेंस अकाउंट डालने का रीजन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें फटाफट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। आओ जी, अच्छा मैं आंसर भी आपको पढ़ा देता हूँ साथ साथ, देखो जैसे ये वाला पढ़ते हैं, फॉल्स द रैशनली बिहाइंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट इज टू अवॉइड डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और पहले वाले का रीजन क्या था, फॉल्स ट्रायल बैलेंस ओनली चेक्स द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, reducing balance method of the depreciation is followed to have uniform charge for depreciation and repair maintenance together। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम अपने एसेट को, हम हर साल एसेट की रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर डेप्शन लगाते चले जाते हैं। उससे होगा क्या सर, उससे होगा कि आपका हर साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा कम होता जा रहा है, हर साल का आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या हो रहा है सर, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। ये लो डेप्रिसिएशन का खर्चा क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा डेप्शन लगेगा, फिर कम लगेगा, फिर कम लगेगा, फिर ऐसे कम गिरता चला जाएगा रिड्यूसिंग में। अगर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, वहां तो फिक्स्ड रहता है, वहां पर डेप्शन का खर्चा कांस्टेंट रहता है, ठीक। अब वो कहता है सर रिपेयर रिड्यूसिंग डेप्शन तो ये हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या होती है सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा जो होता है वो हमारा बढ़ता चला जाता है। वो क्या होता है सर, बढ़ता चला जाता है, ये इस तरीके से आप उसे दिखाओगे, बढ़ता चला जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमारा बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टार्टिंग में एसेट के ऊपर कम होता है, लेकिन बाद में वो क्या होता है, खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप दोनों को बराबर ले लो, डेप्रिसिएशन को भी ले लो, रिपेयर को भी जोड़ के ले लो, तो सर ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि सर एक टाइम पे डेप्शन कम होगा लेकिन रिपेयर ज्यादा है, और एक टाइम पे डेप्शन ज्यादा होगा रिपेयर कम है, तो दोनों को लोगे तो हमेशा क्या रहेगी सर, आपकी यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा, आपका क्या रहेगा, यूनिफॉर्म चार्ज रहेगा इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन अगर आप मुझसे स्ट्रेट लाइन के केस में पूछते तो वहां तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, वहां पर सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पे डिपेंड करती है कि सर वो खर्चा हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। रिड्यूसिंग में क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन कम हो रहा है लेकिन रिपेयर का खर्चा हमारा टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो हर साल क्या हो रहा है सर, हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो यूनिफॉर्म रहेगा, बराबर रहेगा। इसका रीजन ट्रू, इन द अर्ली पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ अ फिक्स्ड एसेट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आर रिलेटिवली लो बिकॉज द एसेट इज न्यू, रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टार्टिंग में कम रहता है, whereas in the later period as asset become old repair and maintenance expense increase continuously। Under WDV method, depreciation charge is higher in the initial period and reduced continuously in the later period. Thus, the depreciation and repair and maintenance expense become more or less uniform throughout the useful life of the asset। कि भाई more or less क्या रहते हैं, ये आपके बराबर रहते हैं throughout the useful life। Next, a partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm। A partnership firm can acquire fixed assets in the name of the firm। Answer is no, क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, कंपनीज जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म की बात करोगे तो सर पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पर जो है सर पार्टनर्स हैं, तो एसेट्स कौन खरीदता है सर, एसेट्स पार्टनर अपने नाम पे खरीदते हैं, ठीक। तो आंसर क्या है इसका, फॉल्स। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एक्वायर फिक्स्ड एसेट इन इट्स नेम सिंस इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स इन द नेम ऑफ इट्स पार्टनर्स। जैसे कोई बिल्डिंग खरीदनी है तो बिल्डिंग कभी भी फर्म के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी, पार्टनर के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। लेकिन कंपनीज के केस में क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो कंपनीज के केस में आप बिल्डिंग को कंपनी के नाम पे भी रजिस्टर करवा सकते हो। नेक्स्ट,
आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन एज लाइबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट, कि सर पिछले साल की जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी शो होगी। आंसर इज नो। सब पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी क्यों, वो तो पे हो गई होगी। हाँ अगर पे नहीं हुई है तो वो लाइबिलिटी रहेगी, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि जनरली वो पे हो जाती है तो फिर वो लाइबिलिटी थोड़ी ना, वो तो पेड ही हो गई है। फॉल्स, इट इज डिस्क्लोज इन द करंट लाइबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, कि सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में या इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में आप उसे करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज all the relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle। भाई फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल यही कहता है कि सारी रेलेवेंट सारी रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ट्रू, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट रिलायबल इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। द डेबिट नोट आर यूज टू प्रिपेयर सेल रिटर्न बुक। फॉल्स, सर सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट यूज होता है और डेबिट नोट कहां यूज होता है, परचेज रिटर्न बुक में यूज होता है, तो ये फॉल्स हो गया। डेबिट नोट्स आर यूज टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट, BR and BP books are type of subsidiary books। Answer is to bills receivable book, bills payable book, ये भी आपकी क्या होती है, एक subsidiary book होती है। Yes, they are type of subsidiary books which is alternate to journals। The results and position disclosed by final accounts are not exact। बिल्कुल ठीक है सर, हम कई सारी assumptions को यूज करते हैं, कई सारी estimations को यूज करते हैं, इसलिए जो हमारे results निकल के आते हैं, जो हमारी position निकल के आती है वो कभी भी exact नहीं होती है। This is one of the limitation of the financial statements। True, they are prepared on the basis of assumption, convention, concepts and personal judgment of the person who prepare them। इस वजह से ये आपकी exact नहीं होती है। क्लियर है जी, तो ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। नाउ कम्स टू योर नेक्स्ट एरिया, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। सर ये आप मान सकते हो एक थ्योरी का क्वेश्चन 4 नंबर का आपके एग्जाम में आते ही आता है, थ्योरी क्वेश्चन एक 4 नंबर का आएगा। कहता है सर एक्सप्लेन द कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश और मर्केंटाइल सिस्टम को समझाइए। कैश सिस्टम में क्या होता है सर, कैश सिस्टम ये कहता है कि ट्रांजैक्शन को आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब आप कैश, आपके पास कैश आएगा या आपकी जेब से कैश जाएगा, तभी आप ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। दिस इज योर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल सिस्टम मतलब होता है एक्रूवल सिस्टम। एक्रूवल सिस्टम क्या कहता है कि भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर लो एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। जैसे आपने खर्चा इनकर करा, पेमेंट करी हो या ना करी हो, आप रिकॉर्ड कर लो। जैसे आपने सेल्स करी, पैसा आया हो या ना आया हो, आप उसे रिकॉर्ड कर लो। दिस इज योर मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पढ़ो, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम बाय विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ कैश इज रिसीव्ड और पेड। In cash system of accounting, entries are made only when cash is received or paid. No entry being made when payment is due or receipt is due. Cash system is normally followed by professionals, educational institution and NPO। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि सर कैश सिस्टम कौन फॉलो करता है, एक प्रोफेशनल जो होता है जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये लोग सर अपनी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे करना प्रेफर करते हैं। ठीक, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया वो अपनी कैश बेसिस करता है। एनपीओस जो होती हैं सर, एनपीओस डोनेशंस को तभी रिकॉग्नाइज करती है जब उनके पास रिसीव हो जाए, तो ये लोग कैश बेसिस फॉलो कर लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी की बात करोगे, कोई कंपनीज एक्ट 2013 वाली कंपनी है, तो सर वो कैश बेसिस फॉलो कर ही नहीं सकती, अलाउड ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, mercantile system of accounting is a system of classifying and summarizing transaction into asset, liability, equity, cost, revenue and recording thereof। A transaction is recognized when either a liability created, impaired, and asset is created or impaired। A record is made on the basis of amount having due for payment or receipt, irrespective of the fact whether the payment is made or amount is received actually। Mercantile system of accounting is generally accepted accounting system by business entity। जनरली जो अकाउंटिंग सिस्टम एक्सेप्टेड है वो कौन सा है सर, मर्केंटाइल सिस्टम ही एक्सेप्टेड है। देन स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस बता दो। अगर सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पूछोगे तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय अकाउंटिंग प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी विच इज ICAI इन इंडिया, जिसके 4 एस्पेक्ट होते हैं कि एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उसको मेजर कैसे किया जाए, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, उसको डिस्क्लोज कैसे किया जाए। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलो तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि रिटन फॉर्म में है। किसने इशू करे सर, ICAI ने इशू करे। यहाँ पर हर एक एरिया के ऊपर 4 एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। पहला एस्पेक्ट होता है कि ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ट्रांजेक्शन को कैसे मेजर किया जाए, मेजरमेंट,
ट्रांजैक्शन को कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करोगे, प्रेजेंटेशन, और उससे रिलेटेड क्या क्या बातें आपको डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोजर, ये 4 मुद्दों को फॉलो किया जाता है। ठीक, अब इसके फायदे क्या है? इसके सर फायदे हैं, मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज दैट अडॉप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर, भाई आपके जो अकाउंट्स है वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कंपेरेबिलिटी आ जाएगी, and qualitative improvement in preparation and presentation of financial statement. The other advantages are reduction in variations, disclosure beyond that required by law and facilitate comparison. Simple words में अगर मैं बोलूँ तो सर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कंपेरेबिलिटी आ जाती है, आपके पास जो वेरिएशंस होती है वो वेरिएशंस खत्म हो जाती हैं, और कई बार सर कुछ ऐसे डिस्क्लोजर होता है जो यूजर्स को रिक्वायर्ड है, भले ही वो लॉ में नहीं लिखे, लेकिन फिर भी एएस के हिसाब से आप बातों को डिस्क्लोज कर सकते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये आपके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है जी, तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स थ्योरेटिकल हो गया। नाउ कम टू योर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन पढ़ लो। मेसर्स श्याम टेक्सटाइल एंड कंपनी फाइंड द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल नहीं बना और ये कुछ गलतियां आ गई उसके सामने। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाउ विल द अबव एरर्स इंपैक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये भी आपको बताना है। भाई ट्रायल में क्या फर्क पड़ेगा आपको बताना है। पहले देखो, a purchase of 4700 from Messrs Timber and Company was recorded in the accounts of Messrs Ginger and Company as 7400. Day book entry has also been passed incorrectly. ठीक है, वो कहता है हमने टिम्बर एंड कंपनी से परचेज करी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर देना। ये में से किसी स्टूडेंट ने डाउट में भी पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन है। Purchase of 4700 from Messrs Timber and Company was recorded in the accounts of Messrs Ginger and Company as 7400. Day book entry has also been passed incorrectly. मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे सर रॉन्ग एंट्री क्या है, what will be the wrong entry? रॉन्ग एंट्री कर लिया आपने, परचेज टू जिंजर एंड कंपनी कितने से, 7400 से, जबकि होनी क्या चाहिए थी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू टिम्बर एंड कंपनी 4700 से, ये होनी चाहिए थी, ये कर दिया आपने। पहले तो बताओ क्या आपका ट्रायल का इफेक्ट हो रहा है, क्या आपका ट्रायल का इफेक्ट हो रहा है? आंसर इज नो। सर ट्रायल तभी इफेक्ट होता है जब आपका कोई वन साइडेड एरर है। देखो यहां पर टू साइडेड एरर है, यहां पर क्या है सर, टू साइडेड एरर है, तो ट्रायल विल टैली, ट्रायल टैली करेगा आपका। ठीक है, अब इसे आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, हाउ विल यू रेक्टिफाई इट, इसे रेक्टिफाई कैसे करोगे, ठीक कैसे करोगे? देखो ठीक करने के लिए परचेज 74 की जगह पर आपने 47 रिकॉर्ड कर दिया, तो कम रिकॉर्ड करिए, तो परचेज को आप डेबिट करो, परचेज डेबिट कितने से, डिफरेंस अमाउंट से। जिंजर एंड कंपनी आपने क्रेडिट करेगी, तो जिंजर एंड कंपनी को आप डेबिट करोगे, और टिम्बर एंड कंपनी को आप क्या करोगे, एक सेकेंड, देखो परचेज आपकी 4700 से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन आपने 7400 से रिकॉर्ड कर दिया है, मैंने उल्टा पढ़ लिया था, 47 पे होनी चाहिए थी, 74 पे कर दी, तो आपको परचेज तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, टू परचेज कितने से, 74 माइनस 4700, ये हो गया 2700 से आपने परचेज को क्रेडिट कर दिया। जिंजर एंड कंपनी आपने गलती से क्रेडिट कर दी, तो उसे डेबिट कर दो, जी एंड कंपनी डेबिट कर दो, कितने से, 7400 से। और टिम्बर एंड कंपनी आपको क्रेडिट करनी चाहिए थी, तो इसे भी क्रेडिट कर दो, ये हो जाएगा आपका 4700 से। कोई सस्पेंस आएगा ही नहीं क्योंकि ट्रायल टैली कर रहा था, तो ये एंट्री बनेगी जिंजर एंड कंपनी डेबिट 7400 टू टिम्बर एंड कंपनी 4700 टू परचेजेस 2700। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अ सेल ऑफ 9500 टू मेसर्स अमन ब्रदर्स was recorded in Messrs Mannar Brothers account as 5900. Day book entry has also been passed incorrectly. ठीक है, वो कहता आपने सेल करी, इसको हटा दूं, हाँ जी, आपने सेल करी किसको,
मैसर्स अमन ब्रदर्स को, तो होनी चाहिए थी आपकी अमन डेबिट टू सेल्स कितने से 9500 से होनी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती से क्या करा, मैसर्स मनन ब्रदर्स अकाउंट में डाल दिया 5900 और डे बुक एंट्री भी गलत पास करी है, यानी कि आपने मनन डेबिट टू सेल्स कर दी कितने से 5900 से, ये कर दिया आपने। क्योंकि टू साइडेड एरर है तो यहां भी आपका ट्रायल टैली करेगा, टू साइडेड एरर है तो ट्रायल टैली करेगा। अब इसको रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई कैसे करोगे, देखो सेल, आपकी सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 9500 से, लेकिन आपने रिकॉर्ड करी है 5900 से, कम रिकॉर्ड करी है, तो आप सेल को और क्रेडिट करोगे, टू सेल्स कितने से 3600 से। अमन, अमन जो आपका डेबिट होना चाहिए था तो आपको मैसर्स अमन डेबिट करना पड़ेगा कितने से 9500 से, और जो मनन आपने गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करना पड़ेगा मैसर्स मनन 5900 से। ठीक है जी, चेक कर लो, मैसर्स अमन डेबिट 9500 टू मैसर्स मनन 59 एंड टू सेल्स 36, मैसर्स अमन 95 टू सेल्स 59 टू मैसर्स मनन 3600। ये कुछ गलत नहीं दे रखा यहाँ पर, मनन ब्रदर्स में आपने 59 डाल दिए तो मनन ब्रदर्स में 59 आना चाहिए ना, ये अमाउंट यहाँ पर उल्टा लिख दिया है इन्होंने आंसर में, इसको ठीक कर लेना आप, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर अमाउंट ना इन्होंने, तो इसको ठीक कर लेना, क्योंकि सेल्स में आपका 36 आना चाहिए, मनन में 59 आना चाहिए, ये अमाउंट मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है इन्होंने। ठीक है जी, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑफ 230 एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू द कमीशन अकाउंट, ठीक है, but the cash book total should be 320 because discount allowed rupees 90 to Messrs Aman Brothers has been omitted। ठीक है, बताओ कैसे करें। वो कहता है सर डिस्काउंट अलाउड जो था आपका कितने का 230 का, वो गलती से आपने कमीशन में डाल दिया, जबकि किस में जाना चाहिए था, आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाना चाहिए था, तो यानी कि डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा ही नहीं है, डिस्काउंट अलाउड आपने लिखा ही नहीं है, तो देखो डिस्काउंट अलाउड आपका कितना होना चाहिए था, पहले तो आपने कमीशन में डाला हुआ है, या ऐसे बोल दो, देखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट जो था वो आपका 230 से आपका क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, लेकिन ये आपने नहीं किया, आपने क्या कर दिया, आपने कमीशन को 230 से डेबिट कर दिया, ये आपने कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ठीक, और दूसरा एक आप एंट्री लिखना भूल गए, रिकॉर्ड करना भूल गए, डिस्काउंट टू अमन, डिस्काउंट टू अमन, ये 90 रुपीज से ये एंट्री भी आप रिकॉर्ड करना कंप्लीटली ओमिट करके भूल गए। अब इसको रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई कैसे करोगे सर, देखो कमीशन जो आपकी 230 से आपने डेबिट कर दिया तो कमीशन को क्रेडिट करो, टू कमीशन 230, डिस्काउंट जो आपने डेबिट नहीं किया तो डिस्काउंट को डेबिट करो, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करोगे कितने से 230 से, और इस एंट्री को भी डाल दो तो टोटल 230 प्लस 90 टोटल डिस्काउंट अलाउड कितने से हो गया 320 से, और 2 अमन आ गया आपका 90 से, तो क्या एंट्री बनेगी, डिस्काउंट अलाउड 320 टू कमीशन 230 एंड 2 अमन 90, डिस्काउंट अलाउड 320 टू कमीशन 230 एंड 2 मैसर्स अमन ब्रदर्स 90। ठीक है, and next is your a check of 6400 drawn by Messrs Aman Brothers has been dishonored but wrongly debit to Messrs Manan Brothers account। चेक डिसऑनर हुआ, चेक डिसऑनर होने की एंट्री क्या बनती है, चेक डिसऑनर होने की एंट्री बनती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एंट्री होनी चाहिए थी मैसर्स अमन ब्रदर्स टू बैंक 6400, लेकिन वो कह रहा है कि अमन ब्रदर्स की जगह पर आपने गलती से मनन ब्रदर्स को डेबिट कर दिया, तो एंट्री क्या डलेगी, अमन ब्रदर्स टू मनन ब्रदर्स 6400, अमन ब्रदर्स टू मनन ब्रदर्स 6400। किसी भी एंट्री में आपको कहीं सस्पेंस यूज नहीं करना पड़ रहा, इस वजह से क्या हुआ सर, आपका ट्रायल टैली है,
हर एंट्री में आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली है, क्योंकि उसने ये भी पूछा था शो हाउ विल अबव एरर्स इंपैक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो आप बोलोगे क्योंकि किसी एंट्री में मेरा सस्पेंस यूज नहीं हुआ, टू साइडेड एरर है, तो मेरा ट्रायल आपका टैली कर रहा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आओ जी यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो, लीगल फीस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, बताओ आपने लैंड एक्वायर करी, जमीन खरीदी और आपने कुछ लीगल फीस पे करी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करी, सब बिना रजिस्ट्री के मेरे पास लैंड की ओनरशिप आएगी नहीं, तो ये क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेसेसिटी एक्सपेंडिचर है टू एक्वायर द लैंड, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद कंप्लीट रीपेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कंप्लीट रीपेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, कि भाई मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैंने उसको पूरा रीपेंट करा लिया, अब रीपेंट कराने की वजह से कोई वैल्यू तो बढ़ नहीं गई होगी, तो वो क्या है, एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक, रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, मेरी एक वैन थी, मैंने उसके ऊपर रीपेंट करा लिया, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एफिशिएंसी तो बढ़ नहीं रही है, तो रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, ठीक, मैं एक नया वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट लेकर आया, ठीक, उसको मैंने अपनी फैक्ट्री में लगाया और उसके लिए मुझे कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ा, सो दैट उसका जो वेस्ट है वो ड्रेनेज के थ्रू, कुछ ड्रेनेज मतलब होता है नालियां, मेरे को नाली बनानी पड़ी, सो दैट नालियों के थ्रू वो उसका जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। अगर मैं ड्रेनेज सिस्टम नहीं कराऊंगा तो सर मैं मशीनरी को ऑपरेट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सारा जो गंद होगा वो फैक्ट्री में इकट्ठा हो जाएगा, तो मुझे ड्रेनेज सिस्टम बनाना जरूरी है, तो वो क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि उस वाटर एक्सट्रैक्शन प्लांट के साथ ही जुड़ा हुआ है, जरूरी है, नेसेसरी एक्सपेंडिचर है टू इंस्टॉल द प्लांट। देन तो देख लो, इसको चेक करो, ड्रेनेज फॉर न्यू इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन अ रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ मशीनरी, मैंने एक मशीनरी का पार्ट रिप्लेस कराया और उसको लाने ले जाने का खर्चा, वो क्या है सर, वो तो नॉर्मल अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, अगर मैं बोलता नहीं कि मैंने मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर कैरेज कॉस्ट, मैंने एक मशीनरी खरीदी है, उसको लाने ले जाने का खर्चा, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने मशीनरी का एक पार्ट रिप्लेस कराया, उस रिप्लेस्ड पार्ट को लाने ले जाने का खर्चा, वो आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैरेज कॉस्ट ऑन अपना रिप्लेसमेंट पार्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलो भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कैश बुक। कैश बुक देखते हैं। अब देखिए कैश बुक का क्वेश्चन, ये पेटी कैश बुक है, इन्होंने क्वेश्चन डाला। पेटी कैश बुक का क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 नंबर के लिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, पेटी कैश बुक में क्या है सर, आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, फॉर्मेट का खेल है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, इम्प्रेस सिस्टम में आपको समझा देता हूँ। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि सर जो कैशियर होता है, वो कैशियर क्या होता है सर, वो पेटी कैशियर का अमाउंट फिक्स कर देता है कि भाई एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर देता है कि मंथली या वीकली या क्वार्टरली आप मुझसे स्टार्टिंग में इतने पैसे ले जाना और उसको खर्च करना, और जैसे ही आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो आप मुझसे दोबारा उतने ही पैसे ले जाना कि आपका बैलेंस मेंटेन हो जाए। मतलब मान लो आप पेटी कैशियर हो और मैं मेन कैशियर हूँ, मैंने आपको बोला कि भाई हर हफ्ते की स्टार्टिंग में आप मुझसे 1000 रुपये ले जाना, मतलब हर हफ्ते आपके पास 1000 रुपये अवेलेबल होने चाहिए, हर हफ्ते की स्टार्टिंग में आपके पास 1000 रुपये अवेलेबल होने चाहिए, पूरे हफ्ते खर्चा करो, जैसे ही नेक्स्ट वीक आ जाएगा तब आप फिर दोबारा मुझसे उतने पैसे ले जाना कि आपके पास 1000 रुपये की लिमिट आ जाए। दैट इज योर इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए का पेटी कैश है, 1 लाख रुपए का पेटी कैश है, मतलब इंप्रेस्ड का अमाउंट है 1 लाख रुपए, और 10 दिन का काम दे रखा है, क्योंकि 10 तारीख तक दे रखा है, मतलब नेक्स्ट डे 11 तारीख को जब आपका टाइम पीरियड क्लोज होगा तब आपको जो भी बैलेंस बचेगा, तो 1 लाख पूरा करने के लिए जो भी आपका डेफिशिएंसी पड़ेगी उतना आपको पैसा मिल जाएगा। फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मेट क्या फॉलो करना है। ये देखो पेटी कैश बुक का क्वेश्चन का आंसर आपको ये रहा, ये सर फॉर्मेट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम हो गया, एक रिसीट, 1 2 डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, फिर एक्सपेंस वाइज कॉलम बनेगा, तो 1 2 3 4 5 कॉलम तो आपके नॉर्मली हो गए। पहला रिसीट का कॉलम हो गया,
रिसीट बोल लो या डेबिट बोल लो कि डेबिट का कॉलम हो गया, फिर डेट हो गया, वाउचर नंबर हो गया, फिर आपके पर्टिकुलर्स हो गए, फिर आपका टोटल हो गया, ये आपका पेमेंट का कॉलम है, क्रेडिट बोल लो। फिर आपको एक्सपेंस वाइज भी क्या करना है, कॉलम बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास कैश रिसीव हुआ, सबसे पहले आपके पास कैश रिसीव हुआ तो आपने लिखा टू कैश, 1 जून को रिसीव हुआ 1 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद आपने क्या करा सर, टैक्सी फेयर पे किया 2000 रुपए का 2 जून को। तो 2 जून को बाय कन्वेंस 2000 रुपए, एक आपने कन्वेंस का ऐड बना दिया, उसमें आपने क्या करा, कन्वेंस का अमाउंट डाल दिया। देन यू हैव कार्टेज 3 तारीख को 10,000 रुपए, तो कार्टेज के लिए आपने क्या करा सर, एक 3 तारीख को कार्टेज बना लिया, कार्टेज का अलग से आपने कॉलम बना लिया, 10,000 रुपए डाल दिए उसमें। देन यू हैव कोरियर 2000 रुपए, तो कोरियर के लिए आपने अलग से बना लिया 2000 रुपए, कोरियर के नाम से 2000 रुपए डाल दिए। फिर आपके पास वेजेस आती है, तो वेजेस का आपने 2400 रुपए अलग से बना लिया, ऐसे कर करके आप खर्चे डाल दोगे, ये वेजेस आ गया आपके पास। फिर आपके पास स्टेशनरी 1600 रुपए, स्टेशनरी डाल दिया आपने 5 तारीख को 1600 रुपए, स्टेशनरी का अलग से ऐड बना दिया। रिपेयर्स टू मशीनरी 6000 रुपए, तो रिपेयर्स टू मशीनरी आपने डाला, और इसको आपने मिसलेनियस या रिपेयर्स कुछ भी लिख दो, उसमें आपने डाल दिया। फिर आपने ऑटो फेयर पे किया, ऑटो फेयर 400 रुपए, ऑटो फेयर आपका कन्वेंस में ही आ जाएगा, तो बाय कन्वेंस 400 रुपए 6 तारीख को। फिर आपने कार्टेज पे करा, तो कार्टेज 1600 रुपए, कार्टेज मेरे ख्याल से पहले ही बना हुआ था आपका, 1600 रुपए कार्टेज में आ गया। देन यू हैव पेड फॉर कोरियर 2800 रुपए, तो 2800 रुपए कोरियर, तो कोरियर आपका पहले से बना हुआ है, तो कोरियर में ही आ गया आपका। कार्टेज फिर दोबारा आ गया 12,000 रुपए का 8 तारीख को, 8 तारीख को कार्टेज हो गया 12,000 रुपए, कार्टेज के नीचे आ गया। स्टेशनरी दोबारा 9 तारीख को 8,000 रुपए आ गया, तो स्टेशनरी 9 तारीख को आपका 8,000 रुपए आ गया। सन्डी एक्सपेंसेस आपका 20,000 रुपए आ गया, तो 10 तारीख को सन्डी एक्सपेंसिव 20,000 रुपए सन्डीज में आपने डाल दिया। तो ये आ गया आपका टोटल खर्चे 68,800। यहाँ पर आप क्या करोगे सर, हेड वाइज आप टोटल करोगे, तो ये जो हेड वाइज आप टोटल कर रहे हो, ये आपका टोटल जो है वो इससे मैच कर जाएगा 68,800 से। ठीक, फिर आपका सर कैश का बैलेंस बचेगा, पेटी कैश का बैलेंस कितना बचेगा, 31,200। कैसे पता लगा सर, देखो 1 लाख आपके पास बैलेंस होना चाहिए था, तो 1 लाख में से 68,800 आपके खर्च हो गए, तो 31,200 बच गया। नेक्स्ट डे 11 तारीख को आप बैलेंस बीडी लिखोगे कितना, 31,200, क्योंकि इंप्रेस सिस्टम है, तो 1 लाख पूरा करने के लिए आपको और 68,800 का क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, तो आप एंट्री डालोगे रिसीट कॉलम में टू कैश। क्लियर है, बोलो भाई। तो ये सर पेटी कैश बुक का आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको कर जाना, एक क्वेश्चन कर लोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक, देन आता है सर आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर 3 कैटेगरीज, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे आपको, एरर क्लासिफाई करना है। एरर क्लासिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। 5 नंबर के लिए सर एरर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला पॉइंट है, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर सेल करा और आपने सेल अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया, मतलब कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट मान लिया, कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट मान लिया, तो ये क्या है सर आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपरली बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। वो कह रहा है हमने मशीनरी बेची मोहन को, मैंने उसको जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उसे पोस्टिंग नहीं करी, उसकी लेजर अकाउंट में उसकी क्या करी, ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं करी, तो ये ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन। अगर मैं ओमिशन में भी बात करूं तो बताओ कंप्लीट ओमिशन है या पार्शियल ओमिशन है, सर रिकॉर्ड कर लिया लेकिन पोस्टिंग नहीं करी। क्या उसने ये बोला है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं बोला, इट मींस मैंने उसको किसी भी अकाउंट में पोस्ट नहीं करा, तो ये आपकी कंप्लीट ओमिशन है। क्या ये क्या आपकी कंप्लीट ओमिशन है। साथ साथ चलो ये भी बता देना ट्रायल टैली करेगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल टैली करेगा। एरर ऑफ ओमिशन क्योंकि कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस विल टैली यहां पर भी। थर्ड केस, गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 500 रुपए। वो कह रहा है गुड्स परचेज करे 5,000 के, राम से मैंने परचेज करे थे, गलती से मैंने उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिए 500 रुपए से, ठीक है सॉरी 5,000 के गुड्स मैंने क्या करे सर 500 रुपए से रिकॉर्ड कर दिए, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन हो गया। 5,000 का सामान 500 में रिकॉर्ड हो गया, ट्रायल टैली करेगा सर, ट्रायल टैली करेगा क्योंकि मेरी दोनों साइड पे ही सेम अमाउंट की गलती है। मेरे को एंट्री डालनी चाहिए थी परचेज टू मोहन 5,000 से, लेकिन मैंने क्या एंट्री डाल दी परचेज टू मोहन 500 रुपए से, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही अमाउंट की गलती है, ट्रायल टैली करेगा। लेकिन नेचर ऑफ एरर क्या है आपका, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर का चार्ट अच्छे से पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट होता है। देन
परचेज वर्थ रुपीज 4500 फ्रॉम मिस्टर एक्स नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स। भाई एक मैंने परचेज करी थी 4500 की फ्रॉम मिस्टर एक्स, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसको रिकॉर्ड ही करना भूल गया, तो ये हो गया आपका एरर ऑफ ओमिशन। इसमें भी सर ये कंप्लीट ओमिशन है, क्योंकि कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल विल टैली आपका करेगा। देन क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये आपका एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा। क्रेडिट सेल की जगह पर मैंने परचेज रिकॉर्ड कर दिया तो पूरी ही एंट्री आपकी गलत होगी, तो आपका ये ट्रायल टैली कर जाएगा। भाई आपको एंट्री डालनी चाहिए थी लेट्स से राम टू सेल्स, लेकिन आपने परचेज टू राम डाल दी, तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में, डेबिट और क्रेडिट में कोई गलती थोड़ी ना है, गलती दोनों में ही है, डेबिट भी गलत है क्रेडिट भी गलत है, लेकिन ट्रायल तो टैली कर जाएगा, ट्रायल आपका टैली करेगा। तो यहां पर ट्रायल विल टैली, एरर ऑफ कमीशन का केस आपका ये ट्रायल विल टैली क्लियर है। तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन का केस। देन इज योर बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस पढ़ो। ये जो क्वेश्चन है सर बीआरएस का बहुत सिंपल है, इसको मैं 5 नंबर की रैंकिंग दूंगा, 10 की नहीं दूंगा, सिंपल क्वेश्चन है। ऑन 31st March 2021 द पासबुक ऑफ अ ट्रेडर शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,65,000 बट द पासबुक बैलेंस वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन फ्रॉम द कैशबुक बैलेंस। आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मतलब आपको पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है, पासबुक का क्या दे रखा है आपको, पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है। आओ जी आंसर से वेरीफाई करते चलेंगे। ये आपको क्या दे रखा है सर, देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है 15,65,000 रुपए का। देन वो कहता है चेक इशूड टू एक्स फॉर 60,000 एंड टू वाई फॉर 384 वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो कह रहा है 384 प्लस 60, 384 प्लस 60 टोटल 4,44,000 के चेक हमने इशू करे, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। जैसे ही मैंने चेक इशू करे, बताओ सही दिमाग लगाओ, जैसे ही मैंने चेक इशू करे तो क्या हुआ, मेरी कैशबुक तो कम हो गई लेकिन पासबुक में भी कुछ नहीं हुआ, और मेरे हाथों में पासबुक है तो मैं क्या करूंगा सर, पासबुक को रिड्यूस कर दूंगा, बराबर लाने के लिए पासबुक में इसे लेस कर दूंगा। तो देखो लेस हो रखा है, यस सर लेस हो गया। चेक इशूड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, एक्स के साथ ये 384 टोटल 484 हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। उसके बाद बैंक चार्ज 350 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए 350 के, बैंक चार्जेस की वजह से क्या हुआ, मेरी पासबुक कम हो गई, मेरी पासबुक कम हो गई। अब पासबुक कम होगी, कैशबुक में कुछ नहीं है, मेरे हाथों में पासबुक ही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐड बैक कर दूंगा। तो बैंक चार्जेस मैंने क्या करे, ऐड कर दिए 350 से। उसके बाद जेड डायरेक्टली डिपॉजिट 1816 इनटू बैंक अकाउंट व्हिच वर नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। जेड ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, तो मतलब मेरी पासबुक बढ़ गई, मेरी पासबुक बढ़ गई, हाथों में पासबुक है तो मैं क्या करूंगा, इसको लेस कर दूंगा। तो 1816 आपके लेस हो जाएंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय जेड 1816 आपने लेस कर दिया। 2 चेक्स, one from A for 515 and another from B for 12,500 were collected in the first week of April 21 although they were banked on 25th March 2021। वो कह रहा है एक चेक था 5,15,000 का और एक चेक था आपका 12,500 का, तो टोटल हो गया आपके 5,27,500 के। 5,27,500 के जो चेक थे वो आपने बैंक में जमा करा दिए, तो मतलब आपकी कैशबुक बढ़ गई, आपकी कैशबुक बढ़ गई, लेकिन वो सर अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, तो आपकी पासबुक यहीं की यहीं है, हाथों में पासबुक का बैलेंस ही है, तो मैं क्या करूंगा, बराबर लाने के लिए इसे ऐड कर दूंगा। तो पासबुक में इसे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये ऐड कर दिए। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 515 12,500 टोटल 527,500। और कुछ, यस सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है, चार्ज नहीं किया, अलाउ किया है, मतलब मेरे अकाउंट में 4500 का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, मेरी पासबुक बढ़ गई, क्योंकि हाथों में पासबुक ही है, तो मैं क्या करूंगा, इसे लेस करूंगा। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मेरा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो सर ये ऐड कितना होगा, टोटल 527,850 और लेस कितना होगा 450,316, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 1642 एंड दिस विल बी योर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। एक चीज ध्यान रखना सर, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है और कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस होता है, लिख लो इसे। पासबुक कैश बुक,
अगर मैं पॉजिटिव बैलेंस की बात करूं, नेगेटिव बैलेंस की बात करूं, पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है सर? पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस उसे आप क्रेडिट बैलेंस बोलते हो, और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस आप उसे डेबिट बैलेंस बोलते हो। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाता है, और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। पॉजिटिव को आप फेवरेबल भी बोल सकते हो, और नेगेटिव को आप अनफेवरेबल भी बोल सकते हो। अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये आपका बीआरएस का सिंपल सा क्वेश्चन था। देन इज योर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का क्वेश्चन सर एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, 5 नंबर का ही आता है क्वेश्चन। इसमें से क्वेश्चन है बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, बुक का क्वेश्चन है ये। अभी तक अगर मैं बात करूं तो मुझे किसी क्वेश्चन में दम लगा तो सिर्फ ये जर्नल के क्वेश्चन में दम लगा, सिर्फ यहां दम लगा। और ट्रायल ट्रू फॉल्स भी आपके अच्छे थे, ट्रू फॉल्स भी अच्छे थे, बाकी सर कुछ भी नहीं है। बाकी अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े सब बिल्कुल बेकार बेकार के क्वेश्चन थे, कुछ भी खास क्वेश्चन नहीं है। लो भाई इन्वेंट्री का क्वेश्चन पढ़ो। इससे बेटर आरडीबी आपको May 21 वाला मिलेगा, तो वो भी करके जाना। सबमरीन लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड हाफ ईयरली एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। वो कह रहा है कि एक कंपनी है सबमरीन लिमिटेड, वो कोई स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती, वो हर 6 महीने में अपनी फिजिकल इन्वेंट्री करती है और कॉस्ट अपने गुड्स को, इन्वेंट्री को कॉस्ट पर वैल्यू करती है। The company's year ends on 31st March 2021 and their accounts have been prepared to that date. कंपनी का 31 मार्च को ईयर एंड होता है और कंपनी ने वहां तक के अपने अकाउंट्स तैयार कर रखे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। The stock valuation taken on 31st March 21 was however misleading. You have been advised to value the closing stock on 31 March 21 with the stock figure as on 30th September 2020. Some other information is available to you. वो कहता है 31 मार्च को हमने स्टॉक वैल्यूएशन कर तो ली, लेकिन वो गलत हो गई, उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो आपको 30 सितंबर 20 की, यानी कि 6 महीने पहले की आपको इन्वेंट्री की फिगर दे रखी है, वहां से आपको 31 मार्च 21 की वैल्यूएशन करनी है। मतलब आपके सर पहले की फिगर अवेलेबल है, आपके पास पहले की फिगर अवेलेबल है। मूविंग आपको फॉरवर्ड करना है, मूविंग फॉरवर्ड है, आपको आगे की तरफ बढ़ना है। 30 सितंबर के बाद आपके पास फिगर अवेलेबल है, 30 सितंबर 20 की, वहां से आपको 31 मार्च 21 पे जाना है, तो अगले 6 महीने की ट्रांजैक्शन को आप एडजस्ट करके चलोगे। ठीक है, पढ़ो। वो कहता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 30 सितंबर 20 एज शोन इन द इन्वेंट्री शीट वाज 240। 30 सितंबर 20 का जो स्टॉक है वो कितना आपका 240 का। ये लो जी, 30 सितंबर 20 का जो स्टॉक है वो कितना आपका 240 का। ठीक, उसके बाद ऑन 30th सितंबर स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। कुछ गलतियां निकली। पहली गलती कहता है अ पेज टोटल ऑफ 15,000 हैड बीन कैरिड टू द समरी शीट एट 16,000 रुपए। वो कह रहा है 15,000 का टोटल हमने गलती से 16,000 रुपए लिख दिया, यानी कि मेरी जो स्टॉक है वो 1,000 रुपए से ओवर वैल्यूड है, वो 1,000 रुपए से मैंने ज्यादा लिखा हुआ है। तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए लेस करने पड़ेंगे। ठीक करने के लिए मुझे 1,000 रुपए लेस करने पड़ेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं, ओवर कास्टिंग ऑफ पेज टोटल 1,000 रुपए, तो ये लेस कर दिया मैंने। अ टोटल ऑफ अ पेज हैड बीन अंडर कास्ट बाय 600 रुपए। वो कह रहे हैं एक पेज में 600 रुपए मैंने कम लिख रखे थे, तो अंडर कास्टिंग है, अंडर वैल्यूएशन कर रखी है, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। तो अंडर कास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल 600 रुपए मैंने बढ़ा दिए यहां पर। ठीक, उसके बाद इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 21 टोटल 2,10,000। वो कह रहा है सर 2,10,000 की मैंने परचेज करी है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, बट आउट ऑफ दिस 9,000 रिलेट टू द गुड्स रिसीव प्रायर टू 30th सितंबर 2020। वो कह रहा है इस 2,10,000 में से जो 9,000 का सामान है वो मुझे 30 सितंबर से पहले ही रिसीव हो गया था। लॉजिक लगा लेना, 2,10,000 की मैंने टोटल सामान खरीदा है अक्टूबर से लेकर मार्च तक में, लेकिन 2,10,000 में से 9,000 का सामान मुझे 30 सितंबर से पहले ही रिसीव हो गया था। तो बताओ जब मैं 30 सितंबर की स्टॉक टेकिंग कर रहा हूंगा तब क्या मैंने इन 9,000 के सामान को इंक्लूड किया होगा या नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा, क्योंकि सर मेरे गोडाउन में अवेलेबल होगा ये। जब सामान आपको 30 सितंबर से पहले ही रिसीव हो गया, तो जब आप स्टॉक काउंट कर रहे होंगे तो इन 9,000 को भी तो आपने इंक्लूड कर लिया होगा।
क्योंकि वो तो आपके गोडाउन में ही था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 2,10,000 में से, एक मिनट, अरे चल भाई, 2,10,000 में से 9,000 माइनस करने, क्योंकि ये तो पहले ही आपके पास रिसीव हो गए होंगे। आगे पढ़ो। फिर वो कहता है इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 21 रिलेटिंग टू द गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 21 टोटल 12,000 रुपए। वो कह रहा है कुछ सामान, 12,000 रुपए का सामान मुझे मार्च के महीने में ही रिसीव हो गया, मेरे गोडाउन में आ गया 12,000 रुपए का सामान मार्च के महीने में ही, लेकिन मेरे पास इनवॉइस उसके अप्रैल में आए। लेकिन मेरे गोडाउन में कब आ गया, मेरे गोडाउन में मार्च के महीने में ही आ गया। तो जब मैं मार्च की स्टॉक टेकिंग करूंगा तो मुझे इस 12,000 के सामान को भी इंक्लूड करना चाहिए, मुझे इस 12,000 के सामान को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो मुझे इसको अपनी परचेज में ऐड करना पड़ेगा, जबकि मैंने कर नहीं रखा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 12,000 रुपए जोड़ दूंगा। तो दिस इज योर टोटल परचेजेस अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो आपको इन्वेंट्री में जोड़नी पड़ेगी। 2,10 माइनस 9,000 प्लस 12,000, तो टोटल कितना आता है, 2,13,000। 2,13,000 ये मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। चेक करो, गुड्स परचेज्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च 21 2,13,000। समझ में आई बात? ठीक। यहां पर मैंने एक एजम्पशन क्या लिया, यहां पर मैंने एजम्पशन लिया है कि सर गुड्स की जो ओनरशिप है वो डिलीवरी के टाइम पे आ रही है मेरे पास, कि जैसे गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो मेरे पास ओनरशिप आ जाती है, क्योंकि स्टॉक में तभी इंक्लूड करूंगा जब मेरे पास उसकी ओनरशिप होगी। तो जैसे गुड्स मेरे पास डिलीवर हो गए तो मेरे पास ओनरशिप आ गई। क्योंकि ये 9,000 के गुड्स पहले ही रिसीव हो गए तो इसका जो स्टॉक है वो मेरे को पहले ही इंक्लूड करना चाहिए था, क्योंकि पहले ही ओनरशिप आ गई थी। और ये 12,000 का सामान मेरे पास टाइम से पहले ही आ गया तो मेरे पास इसकी ओनरशिप आ गई, तो मुझे इसे अपना स्टॉक बोलना पड़ेगा। तो ये असम्पशन आप लेकर चलते हो हमेशा ही। अगला पॉइंट, फिर वो कहता है सेल इनवॉइस्ड सेल इनवॉइस्ड टू कस्टमर टोटल 2,70,000 फ्रॉम सितंबर 2020 टू मार्च 21। मैंने सेल करी है कितने की, 2,70,000 रुपए की। ऑफ दीज 15,000 रिलेट टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 30 सितंबर 2020। वो कह रहा है इस 2,70,000 में से 15,000 रुपए का सामान जो है वो मैं 30 सितंबर से पहले ही डिस्पैच कर चुका था। तो जब मैं 30 सितंबर की स्टॉक टेकिंग कर रहा हूं तो मेरे गोडाउन में ये सामान होगा? आंसर इज नो, मेरे गोडाउन में ये सामान होगा ही नहीं, अभी भी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 15,000 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 30 सितंबर से पहले ही चला गया। तो इन 15,000 को हटा दो, ये मेरी सेल थोड़ी ना है, ये तो पहले ही चली गई। फिर वो कहता है गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल इस 12,000 रुपए, इस 12,000 को ऐड कर दो। मतलब कि सर मैंने 12,000 रुपए का सामान अपने कस्टमर को मार्च के महीने में डिस्पैच कर दिया, जबकि मैंने सेल उसे रिकॉर्ड किया है अप्रैल के महीने में। लेकिन जैसे ही मैंने मार्च के महीने में डिस्पैच किया तो मेरे पास से क्या हुआ, सब मेरे पास से ओनरशिप चली गई। तो मुझे उसको अपना स्टॉक मानना नहीं पड़ेगा, मुझे इसको अपनी सेल दिखानी पड़ेगी कि ये सामान मेरे पास से चला गया। तो मेरी जो नेट सेल रिकॉर्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 270 माइनस 15 प्लस 12, तो ये सेल रिकॉर्ड होगी आपकी 267 की। ठीक। अब 267 का सामान मेरे यहां से चला गया तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे अपने स्टॉक में से कम करूंगा। लेकिन ये तो सर सेलिंग प्राइस है, तो मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब कुछ मार्जिन के बारे में बात कर रहा होगा, देखो लास्ट में दे रही लाइन, द ग्रॉस मार्जिन अर्न्ड बाय द कंपनी इज 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस मार्जिन कितना है सर, 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 1/4 ऑफ कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेलिंग प्राइस का कितना होगा, 1/5 होगा, 1/5 होगा। आई होप ये पॉइंट आप समझते होंगे। कैसे कि सर अगर ये 1/4 ऑफ कॉस्ट 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, देखो 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ कॉस्ट का मतलब हुआ कि सर अगर कॉस्ट मेरी 4 रुपए है तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए। ये बात हुई ना, 1/4 ऑफ कॉस्ट कि प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट अगर 4 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो अब प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस के टर्म्स में आप कैसे बोलोगे कि अगर सेलिंग प्राइस 5 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए, तो यानी कि प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट इज 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये चीज आप ध्यान रखा करो, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो 267 में से आप माइनस कर दोगे 267 का 1/5, क्योंकि 1/5 प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक। या फिर देखो 1/5 हटाने की जगह पर आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि सर 1/5 मतलब 20% होता है, तो 267 का 80% भी आप बोल सकते हो कि ये कॉस्ट है। तो बताओ 267 का
80% कितना होगा? ये हो जाएगा 2,13,600। चेक करो, 213,600 ये आ गया सर। ये सारी वर्किंग इसने यहाँ करके दिखा रही है कितने से, 2,13,600 से। आप अपने हिसाब से इसको करके दिखा देना। उसके बाद वो कहता है ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू 3,000 हैड बीन इशूड टू द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो कह रहा है कुछ हमने क्रेडिट नोट इशू करे क्योंकि सामान वापसी आ गया था, 3,000 रुपए का सामान हमारे पास वापसी आ गया था, तो स्टॉक टेकिंग में मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए, स्टॉक टेकिंग करते समय मुझे इसे इंक्लूड करना चाहिए। तो 3,000 रुपए का सामान वापसी आ गया, लेकिन ये 3,000 रुपए क्या है, ये 3,000 रुपए सेलिंग प्राइस है। तो इस 3,000 रुपए भी आप क्या करोगे, 80% कर दो। ये सेलिंग प्राइस है तो 80% कर दो ऊपर वाले तरीके से। कितना आ गया, 2,400 रुपए आ गया। तो 2,400 रुपए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न 2,400 रुपए मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी ऑन 31 मार्च 21 2,41,400। स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर में सर पूछा जा सकता है, अच्छे से कर जाने से। क्लियर है? ओके। एंड लास्ट इज योर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आपसे। लाइव सेशन में भी मैंने करवा रखा है, लेकिन इसकी वेटेज है 10 नंबर। ये बड़ा क्वेश्चन है सर, 10 नंबर आपको दिलवा के जाएगा, 10 नंबर दिलवा जाएगा आपको ये क्वेश्चन। पढ़ो, कुछ नहीं किया सर, थोड़ा नाम चेंज करेंगे और कुछ भी नहीं है। द मैसर्स निशांत ट्रांसपोर्ट परचेज 10 बसेस एट 15 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 17। 10 बस खरीदी हमने 1 अप्रैल 17 को, एक बस कितने की है, 15 लाख रुपए की है। ऑन 1 अक्टूबर 19 one of the bus is involved in an accident and is completely destroyed. 7 lakh is received from the insurance in full settlement. एक बस का सर एक्सीडेंट हो गया 1 अक्टूबर 19 को, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्या करा सर, 7 लाख रुपए दे दिए इंश्योरेंस क्लेम के। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ 18 लाख। एक सर 18 लाख रुपए का एक ट्रक खरीद लिया हमने। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। डेप्शन कितना लगाती है कंपनी, 10% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मेथड है। द कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर उसका फाइनेंशियल ईयर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बस अकाउंट फॉर द 2 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। यानी कि 2019 और 2020 का आपको अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको 1/4/19 की वैल्यू चाहिए, वो निकल जाएगी आराम से। देखो कैसे, खाली एक ट्रक की कैलकुलेशन कर लो, एक ट्रक की कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि सर उसको मेरे को यूज भी करना है। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है आपके पास, 15 लाख रुपए 1/4/17 को एक ट्रक की है। 2017 का आपने डेप्शन लगाया 1,12,500। कैसे निकालोगे सर, 15,000 का कितना परसेंट था, 15,000 का 10% था ना, 15 लाख का 10%। और ये अप्रैल में खरीदा है तो 9 महीने का डेप्शन लगा दो इस पे, तो 9 महीने का बनेगा आपका 1,12,500 रुपए, 138,500 आ गया। फिर 2018 का डेप्शन ये पूरा 1.5 लाख हो जाएगा, तो ये 12,37,500। इस 12,37,500 को मैं बोल सकता हूं दिस इज योर बुक वैल्यू ऑन 1119 की बुक वैल्यू बोल सकता हूं मैं इसे। ये बुक वैल्यू कौन सी डेट की है, 1119 की है, एक ट्रक की है तो 10 ट्रक की निकल जाएगी ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 ट्रक की निकल जाएगी। तो ये आपकी बैलेंस बीडी आ गया 12,37,500। 1 जनवरी 19 को 1,23,75,000। ठीक, अब इसी ट्रक का सर मैं काम कर लेता हूं, जो ट्रक हमारा बिक गया उसका काम कर लेते हैं। ये हमारा कब चला है, इसका इंश्योरेंस क्लेम मिला है मुझे 1 अक्टूबर 19 को, 1 अक्टूबर 19 को चला है। तो सर अगले 9 महीने का डेप्शन लगा लो इस पे, 1,12,500 रुपए, तो 11,25 इसकी वैल्यू आती है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, 7 लाख रिसीव हुआ है, तो आपके लॉस हो गया 4,25,000 रुपए का। ठीक, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे सर, आप दिखा दोगे बाय बैंक 7 लाख रुपए आपको मिले, इस पे डेप्शन लगाया था आपने कितने का, 1,12,500 का, और लॉस हो गया आपको 4,25,000 का। ठीक, उसी डेट पे आपने क्या करा सर, एक ट्रक और खरीद लिया 18 लाख रुपए का। अब डेप्रिसिएशन लगाना है सर, ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये डेप्शन कैसे लगाओगे इस पे सोचो थोड़ा। देखो इसकी अगर मैं वर्किंग बनाऊं तो कैसे बनाओगे, ये 1395 कैसा आया, देखो एक ट्रक की वैल्यू कितनी थी 12,37,500, उसमें से एक ट्रक तो हमारा खत्म ही हो गया, तो 12,37,500 एक ट्रक की है, तो 9 ट्रक की कितनी वैल्यू बची, 12,37,500 इंटू 9। अच्छा वैसे तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो WDV में काम आता है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सर आपका 9 ट्रक पे कितना डेप्शन लगेगा, 1.5 लाख लगेगा, तो 1.5 लाख इंटू 9,
कितना हो गया आपका 150 इंटू 9, ये हो गया आपका 13,50,000। एक तो ये डेप्शन हो गया, ये बचे हुए 9 ट्रक पे स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। वो जो मैं कर रहा था वर्किंग, वो मैं अगर WDV होता तो मैं करता, फिर मैं देखता कि भाई कितनी वैल्यू बची थी, फिर उसके ऊपर रेट लगाता। लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो हमारा डेप्शन फिक्स्ड है 9 ट्रक पे, तो 1.5 लाख इंटू 9 1350 हो गया। प्लस आपने एक ट्रक 18 लाख रुपए का खरीदा अक्टूबर में, एक ट्रक 18 लाख रुपए का खरीदा अक्टूबर में, तो 18 लाख का 10% कितने महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने के लिए, तो कितना हो गया 45,000 का हो गया। तो टोटल डेप्शन इज 13,95,000। 1395 का आपको डेप्शन लगाना पड़ेगा टोटल, तो ये आपका 13,95,000 यहाँ पर आ गया। और अकॉर्डिंगली आपका सर बैलेंस बच जाएगा 1,15,42,000। तो 1 जनवरी 2020 को 115,42,500, ठीक। बाय डेप्रिसिएशन, अब देखो यहाँ पर डेप्शन कैसे लगाओगे, यहाँ पर भी सर डेप्शन सेम तरीके से लगेगा, 150 इंटू 9 ट्रक्स का डेप्शन ये हो गया 1350। और जो 18 लाख का ट्रक था उस पर अब पूरे साल का लगेगा, तो 180 सीधा सीधा लग जाएगा, तो 180 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका 15,30,000, ठीक। तो 15,30 मैंने क्या करा यहाँ पर डेप्शन का नाम का चार्ज कर दिया, और बैलेंस कितना बच गया आपका 1,12,500 रुपए, ठीक। तो ये सर तरीका है आपको, ये आपका डेप्शन अकाउंट है, इसके मैं सर 10 नंबर दूंगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा अगर आया तो। क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो, तो ये सर हमारा आज का हो गया पार्ट 1, जिसमें मुझे ये सारे क्वेश्चंस कवर करने थे। कल वाले पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सर, मार्क कर लो। कल वाले पार्ट के लिए आप एक बार इन टॉपिक्स को पढ़ के आना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाना इनके, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, उसके बाद एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, और फाइनल अकाउंट्स विद रेक्टिफिकेशन, ये सब कर लेंगे, इतना करेंगे कल। फिर उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप, एनपीओ और कंपनी अकाउंट्स, ये बचेगा, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो अब हम मिलते हैं कल सेम टाइम पे 8 बजे विद दीज रिमेनिंग टॉपिक्स। आई होप सर आपका आरटीपी इस तरीके से आप करोगे तो आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आने चाहिए सर, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बस पढ़ते चले जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।